IS 28 के तहत हम एसोसिएशन के अंदर उसकी अकाउंटिंग किया करते थे। उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से आप अपनी सेपरेट बुक्स को जो है वो बनाएंगे जब, तो उसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन आप शो करेंगे। अब आज की क्लास में इंशाल्लाह हमने देखना है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन आप कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में किस तरह से शो करेंगे, और उसी के साथ इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि ट्रांजैक्शन अगर एसोसिएशन के दरमियान अगर आपकी ट्रांजैक्शन होती है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन के साथ हम उसको लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हमने कंसोलिडेशन पढ़ी थी रूल्स वही रखेंगे सिवाय एक के कंसोलिडेशन करते हुए हम लोग इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो है वो उसको हम लोग कंसिडर नहीं किया करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन आएगा। जैसे हम लोग NCI को लिखा करते थे हमारे लाइबिलिटीज़ के अंदर, उसी तरह से इक्विटी या लाइबिलिटीज़ के अंदर उसी तरह से हम लोग इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को लिखेंगे हमारे नॉन करंट एसेट के अंदर। बाकी सारा कुछ वही होगा जो हमारे पास चलता आ रहा है, वही 5 वर्किंग बनेगी, एक वर्किंग एडिशनल बनेगी जो कि कैलकुलेशन होगी किसकी, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन की। और कंसोलिडेशन के अंदर उसको कॉस्ट पे नहीं लिख सकते, हमें उसको इक्विटी मेथड पे लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, कॉस्ट, फेयर वैल्यू और इक्विटी मेथड। तो इक्विटी मेथड हम लोगों ने कल देख भी लिया था हमारी क्लास के अंदर। अब हम जो हमारी कंसोलिडेशन है उसके बारे में ज़रा हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए जी, मेरे पास ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 704। द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सबके सामने है जी। द ड्राफ्ट स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2016 ऑफ 3 कंपनीज आर सेट आउट। अब यहाँ पे 3 कंपनीज है जी, हीलियम, सल्फर और आर्सेनिक। ये 3 किस्म की कंपनीज है। देखते हैं इनमें रिलेशन क्या है, लेकिन पहले उससे हम ज़रा डिस्कशन करते हैं जी। नॉन करंट एसेट आपके पास गिवन है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तीनों की अलग अलग उसने बताई हुई है क्योंकि ये सेपरेट अकाउंट्स बने होंगे। शेयर्स इन सल्फर, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो शेयर्स इन सल्फर 75 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है हीलियम ने और 60% शेयर परचेज किए हैं सल्फर के, तो ये सल्फर क्या बन गई, हीलियम की सब्सिडरी बन गई। ठीक है। सेकंड नंबर पे शेयर्स इन आर्सेनिक 30%, 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट। तो ये 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, 30 मिलियन की, और इसमें 30% इसके पास शेयर होल्डिंग है। तो हीलियम के लिए आर्सेनिक क्या बन गई, एसोसिएशन बन गई। तो सल्फर सब्सिडरी है और आर्सेनिक जो है ये एसोसिएशन है। करंट एसेट्स जनाब गिवन है आपके पास तीनों के। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की बात करेंगे। शेयर कैपिटल गिवन है, शेयर रिटेन अर्निंग गिवन है, नॉन करंट लोन्स गिवन है, और एक सिंपल सी बात उसने की है, द रिजर्व्स ऑफ सल्फर एंड आर्सेनिक व्हेन द इन्वेस्टमेंट वर एक्वायर्ड वर 70,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, उसने बता दिया। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2016। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए देखिए बेटा, जब हमारे पास सब्सिडरी होती है तो सब्सिडरी के हम लिखते क्यों नहीं है, कल भी हम इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं कि हम उसको इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंसोलिडेशन में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हम तमाम किस्म के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को इसको ऑन कर रहे होते हैं। तो जब हम एसेट और लायबिलिटी को ऑन कर लेते हैं तो हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमारे पास एसोसिएशन जो है वो ऐसे ही समझी जाती है कि जैसे हमारे लिए ये एक दूसरी कंपनी है, इसमें जस्ट हमने एक इन्वेस्टमेंट की है, तो इस वजह से हम उसकी इन्वेस्टमेंट को शो करवाएंगे और उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आएगा जी नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में कौन सी चीज़ आएगी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। उसके बाद कौन सी चीज़ आएगी जनाब, इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट इन आर्सेनिक। उसके बाद जनाब नॉन करंट एसेट में कौन सी चीज़ गिवन है, बस इतनी ही है, करंट एसेट्स उसके बाद आ जाएंगे।
इसी तरह से उसके बाद फिर टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी की बात करेंगे। पहले आएगा शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, और उसके बाद जनाब नॉन करंट लोन्स, सॉरी शेयर प्रीमियम नहीं है, रिटेन अर्निंग है, ग्रुप रिटेन अर्निंग यहाँ पे आएगी। और लोन्स, और एक एनसीए भी यहाँ पे आएगा, और एक गुडविल भी यहाँ पे आएगी, क्योंकि हमारे पास सब्सिडरी भी मौजूद है। ठीक है जी, अब ज़रा हम लोग वर्किंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। 5 वर्किंग्स तो जो हम लोग कंसोलिडेशन में बनाते थे, और एक एडिशनल वर्किंग है वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन की वर्किंग। देखिए जनाब, सबसे पहले हम लोग अपनी वर्किंग बनाते हैं जनाब। वर्किंग नंबर 1 आपके पास क्या था कि डाटा की इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है जी। इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करेंगे वर्किंग 1 के नाम से, ग्रुप स्ट्रक्चर, तो ग्रुप स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा, सब्सिडरी कौन है, सल्फर, सल्फर ही ना सब्सिडरी, सल्फर। पेरेंट शेयर कितना है जी, 60%। एनसीए कितना होगा, 40%। अब उसने नहीं बताया कि किस पे हमने इसको चार्ज किया है हमारे एनसीआई को। ठीक है, तो हम किस पे लेके जाएंगे इसको, दोनों पे लेके जा सकते हैं, फेयर वैल्यू पे भी लेके जा सकते हैं और प्रोपोर्शनेट पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्योंकि उसने हमें शेयर कैपिटल बताया हुआ है, तो हम इसको फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, एसोसिएशन है। किसके साथ हमारी एसोसिएशन है जनाब, आर्सेनिक के साथ। उसमें शेयर होल्डिंग कितनी है, 30%। उसकी कॉस्ट कितनी है, 30 मिलियन। एक्विजिशन रेट बेशक आप लिख लीजिए, लिखेंगे तो बेहतर होगा, बहरहाल उसमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। वर्किंग 2 हमारे पास जो बना करती थी, दैट वाज अबाउट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या फिर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। तो 3 कॉलम हम इसमें बनाया करते थे, एट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट। तो सबसे पहले हम देखते थे जनाब इनका शेयर कैपिटल कितना है जी। कितना जनाब शेयर कैपिटल एक्विजिशन पे जो था वही रहेगा, सल्फर का 30 और ये 30 ही रहेगा। इसके बाद आज जनाब रिटेन अर्निंग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो रिटेन अर्निंग कितनी थी जनाब, उसने बताया हुआ है कि रिजर्व्स कितने थे आपके पास सल्फर के एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 70, और रिपोर्टिंग डेट पे देखिए कितने थे 180। तो जो डिफरेंस है वो पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा। कितना डिफरेंस है जी हमारे पास, 110 का। इसके अलावा कोई और चीज़ हमारे पास आ रही है, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट आ रहा हो, किसी किस्म की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ रही हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। एक्विजिशन बन जाएगा 100, पोस्ट एक्विजिशन 110, और ये दोनों को मिलाएंगे तो 210। क्लियर? अगर कोई ट्रांजैक्शन करता तो हम इसमें देख लेते। अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब हमारे पास
वर्किंग 3 आती थी गुडविल की। पता नहीं नजर आएगा नहीं, खैर वर्किंग 3 गुडविल। हम कहते थे हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, कितनी इन्वेस्टमेंट है जी हमारी? उसने कहा जनाब आपकी इन्वेस्टमेंट है 75 की। ओके, अब एनसीआई देखिए, एनसीआई उसने हमें शेयर कैपिटल बताया, हमें शेयर्स तो पता है, फेयर वैल्यू हमने यहाँ पे लिख तो दिया, हमें शेयर्स पता है, हमें रेट पता है, शेयर कैपिटल की वैल्यू दी है, रेट तो नहीं हमें पता कि फेयर मार्केट रेट, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। वो तो शेयर कैपिटल शुरू से वो 10 रुपये का एक शेयर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर हमारी यहाँ पे मजबूरी बन गई है, अब हम यहाँ पे फेयर वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते। किस पे लेके जाएंगे? प्रोपोर्शनेट पे, एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट। तो अब प्रोपोर्शनेट पे लेके जाने का क्या मतलब है कि हम सिंपली नेट एसेट एट एक्विजिशन का जितना भी एनसीआई का शेयर बन रहा होगा वो ले लें। एक्विजिशन कितने थे नेट एसेट एक्विजिशन ग्रेड पे 100, तो 100 का 40% कितना बन जाएगा? 40। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई जनाब? 115। इसमें से लेस करवा देंगे नेट एसेट्स एट एक्विजिशन 100, तो रिमेनिंग 15 की आपके पास गुडविल। क्या ये इंपेयरमेंट हो रही है? कोई इंपेयरमेंट नहीं हो रही, तो हम इसी को क्या मान लेंगे, ये सारी की सारी गुडविल है। ओके, वर्किंग 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्किंग 4 एनसीआई की थी। एनसीआई में जनाब कौन सी चीज जाती है? एनसीआई की अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है दैट इज 40। ओके, और शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन कितना है शेयर उसका पोस्ट एक्विजिशन का? 110 का 40%, कितना बनेगा? 44। तो ये आपके पास आ गया कितना? 84। क्लियर? अगर इसमें कोई गुडविल इंपेयरमेंट होती और फेयर वैल्यू पे होता, प्रोपोर्शनेट पे होता तो फिर भी इसमें से कुछ नहीं आना था, फेयर वैल्यू पे होता तो फिर इसमें से गुडविल का पोर्शन माइनस हो जाना था। अच्छा जी, वर्किंग 5 भी हम इसके नीचे ही कर लेते हैं। वर्किंग 5 है हमारे पास ग्रुप रिटेन अर्निंग के। इसमें हम लोग ग्रुप रिटेन अर्निंग में सबसे पहले हम रिटेन अर्निंग लिया करते हैं। कितनी है जी रिटेन अर्निंग हमारे पास? 650 की। 650 की रिटेन अर्निंग है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, फेयर वैल्यू, कुछ भी इसमें नहीं आएगा। तो हम सिंपली इसमें क्या लिख देंगे कि हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन शेयर, तो वो कितना है? 110 रुपये का 60%, कितना बन गया? 66। अच्छा जी, अब हमारी कुछ जो है वो हमारी एसोसिएशन भी है इस दफ़ा। अगर तो सिर्फ कंसोलिडेशन होती तो यहाँ पे कहानी ख़त्म और वैल्यूज प्लग इन कर देनी थी। अब हमारी एसोसिएशन भी है। एसोसिएशन में हमने पढ़ा था कि जब हमने ग्रुप रिटेन अर्निंग करनी है तो उसमें एक पॉइंट हमारा वो भी आता है जो कि एसोसिएशन इफेक्ट के नाम से हम उसको लिखते हैं। अब एसोसिएशन इफेक्ट कहाँ से निकलेगा, उसको करने के लिए पहले मुझे वर्किंग 6 करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन के नाम से। क्या हो गया भाई, हौसला कर। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन के नाम से इसमें देखना पड़ेगा हमारी कॉस्ट ऑफ एसोसिएशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी। जितने की हमने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की वो हमने की थी 30 मिलियन की, तो कॉस्ट हमारी कितनी आ गई? 30 मिलियन की। अब इसमें हम जो एडजस्टमेंट करेंगे हकीकत में वो हमारा इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन है। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, तो हमने लास्ट क्लास में इसकी
4-5 एडजस्टमेंट देखी थी कि जनाब इसमें अगर कोई डिविडेंड वगैरह आता है तो वो आप माइनस करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन जो आपका एसोसिएशन का जो शेयर होता है वो हम इसमें से ऐड बैक करते हैं, वो सारा कुछ वो हमने कल की क्लास में डिस्कशन कर ली थी। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है जो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स है, ठीक है। प्री एक्विजिशन रिजर्व्स या एट एक्विजिशन रिजर्व्स हमारे पास कितने थे, उसने कहा जनाब एक्विजिशन पे आपके रिजर्व थे 30, रिटेन अर्निंग आपकी कितनी थी 30 मिलियन की 30,000 की, और अब जनाब आपके पास जो है रिटेन अर्निंग कितनी है 100 की, ठीक है जी। तो पोस्ट एक्विजिशन इसका मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग डेट पे 100 है, एक्विजिशन पे 30 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन। जी एसोसिएशन का जितना शेयर बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखा करते थे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। तो 100 हमारे पास रिपोर्टिंग डेट पे है, अगर पोस्ट एक्विजिशन होता तो मसले को नहीं था, डायरेक्टली वो ले लेते। तो 100 पोस्ट फिर रिपोर्टिंग डेट पे है, इसमें से 30 हम लोग माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगी उसका हम लोग लेंगे कितने परसेंट, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है दैट इज 30%। ओके, तो 70 का 30% कितना बनेगा 21। अच्छा, अब ये 21 है हमारे पास एडजस्टमेंट, हमने इसको ऐड ही करना है, लेस करवाना होता तो लेस करवा देते। ये है हमारा इफेक्ट। अब इसको और इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो आंसर मेरे पास कितना आएगा 51। ये जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन यहां पे, ठीक है। जो एडजस्टमेंट्स हैं कॉस्ट में, कॉस्ट के बाद जितनी भी एडजस्टमेंट्स आएंगी फॉर द ईयर वो सारी की सारी किधर आएंगी हमारे पास इफेक्ट में। इफेक्ट का मतलब क्या है, यहां पे हमने लेना है इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन, कितना 21। कहां से मिला, ये वर्किंग 6 से मिला। क्लियर, ये बात कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे डिटेल में। अच्छा जी, अब जरा इनको क्लोज कर देते हैं जी, इसको भी क्लोज कर दीजिए। सॉरी 650 जमा 66 जमा 21 7। ओके जी, अब जरा आ जाते हैं हम पीपी की वैल्यू। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो किसी किस्म का कोई हमारे पास गेन शेन नहीं है, तो सिंपल दोनों को ऐड करेंगे, लिख देंगे। ऐड कीजिए दोनों को 400 जमा 100 500 जी। देखिए बार बार मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसके भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को एडअप करना शुरू कर दें, तो इसके जो हमारे एसोसिएशन के एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो एडअप नहीं हुआ करते। अच्छा जी, उसके बाद जनाब रही बात इन्वेस्टमेंट इन आर्सेनिक की, तो इन्वेस्टमेंट इन आर्सेनिक आपके पास कितना है जनाब 51। गुडविल निकली है, यस निकली है जनाब। गुडविल कितनी थी 15 की। करंट एसेट्स, अगेन करंट एसेट्स हम अपने सब्सिडरी के और अपने एडअप कर देंगे। किसी किस्म की कोई इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन नहीं है कि करंट एसेट हमारे इफेक्ट हो, तो दोनों को एडअप किया, कितना आया जी 445 जमा 160 सॉरी 600। तो टोटल जरा एसेट्स का कर दें। छः 5 11 20 1120 1120 50 71 1171 यही है। ओके जी, शेयर कैपिटल आपको पता है कि कंसोलिडेशन करते हुए शेयर कैपिटल आपके पास सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का ही आता है। तो शेयर कैपिटल जनाब पेरेंट का कितना था यहाँ पे उसने बताया हुआ दैट इज 100। ग्रुप रिटेन अर्निंग की अगर हम लोग बात करते हैं जी, तो ग्रुप रिटेन अर्निंग हमारे पास यहाँ पे हमने निकाली है दैट इज 737। लोन्स की बात करेंगे तो ये आपस में लिए दिए हुए लोन्स नहीं है बल्कि ये अलग से लोन्स हैं। तो लोन्स को हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली एडअप कर लेंगे। कितने हैं जनाब लोन्स 200 जमा 50 दैट इज 250। और एनसीआई हमारे पास गिवन है जी। एनसीआई हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमने निकाला हुआ 84 का।
इनको ऐड कर लीजिए। 1171। तो इस एग्जाम्पल को करने का एक छोटा सा मकसद था ताकि क्लैरिटी आ जाए कि हमने जब कंसोलिडेशन करनी है तो हमने जस्ट एक वर्किंग हमने एडिशनल करनी है। अब जरा हम लोग आगे हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट के साथ, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। कोई इसका एक आध सवाल करेंगे, उसके बाद फिर कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स इंशाल्लाह ताला। देखिए जी, हम जब भी सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन करते थे, चाहे वो एसेट की हो चाहे वो इन्वेंट्री की हो, हम अगर लेट सपोज इन्वेंट्री की वो हमारे पास ट्रांजैक्शन थी, बारी बारी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन के, पेरेंट ने सब्सिडरी को चीज़ बेची या सब्सिडरी ने पेरेंट को चीज़ बेची। हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या किया करते थे, रेवेन्यू में से माइनस करवाया करते थे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो माइनस करवाया करते थे, यानी कि रेवेन्यू की अमाउंट माइनस और जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वो ऐड करते थे। उसके साथ साथ हम अपने करंट एसेट्स के अंदर वो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वो भी माइनस करवाया करते थे, ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम आपस में कोई एसेट की ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो एसेट की ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए हम लोग ये किया करते थे कि जनाब जो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आया है एसेट के ऊपर, वो दो तरीक़ेकार थे उसको एसेट के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को निकालने के लिए, कि जो आपका गेन है उसमें से माइनस करवा लीजिए एडिशनल डेप्रिसिएशन, या फिर आप नेट बुक वैल्यू विद ट्रांसफॉर्मेशन और विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाती है। एनीवेज वो हम इसको पहले देख चुके हैं। अब ये सारा कुछ हम कंसोलिडेशन में देखा करते थे। जितनी सेल की सारी के सारी माइनस कंसोलिडेशन में। लेकिन अगर आप अपनी एसोसिएट को कोई चीज़ बेचेंगे, अगर आप अपनी एसोसिएट को कोई चीज़ बेचेंगे तो वो आपके रेवेन्यू में से माइनस नहीं होगी। रेवेन्यू में से माइनस नहीं होगी। अगर कोई चीज़ रेवेन्यू में से माइनस नहीं होगी तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस होगी? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से भी माइनस नहीं होगी। अच्छा, अब आ जाती है बारी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की, जो कि हमारी ये ग्रुप रिटेन अर्निंग में से हम लोग ऐड माइनस करवाया करते थे। याद है ना, इन्वेंट्री जब हमारी पेरेंट बेचती थी हमारी सब्सिडरी को, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम यहाँ से भी ग्रुप रिटेन अर्निंग से भी हम लोग माइनस करवाया करते थे। तो अब यहाँ पे कितना हम लोग माइनस करवाएंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग में? तो हम कहते हैं जनाब इसमें जो पेरेंट का शेयर है, यानी कि जितनी आपने एसोसिएशन में इन्वेस्टमेंट किया जितने परसेंट, सिर्फ उतने परसेंट ही हम लोग जो है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। सब्सिडरी के लिए जितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता था सारे का सारा माइनस करवाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ जितना पेरेंट का शेयर है उतना शेयर ही हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का माइनस करवाएंगे, और वही अमाउंट जो है वो आपकी नॉन करंट एसेट्स में भी, करंट एसेट्स में भी माइनस हो जाएगी। सेम फॉर हमारा जो डेप्रिशिएबल जो हमारा एसेट है उसके, हाँ जी, जितने परसेंट उसका है। ठीक है, अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए छोटी सी हम छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे बुक के ऊपर ही हम लोग देख लेंगे। देखिए जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है जी। बल्कि क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमने देख के क्या करनी है। या पहले पेज नंबर 711 पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7। एक छोटी सी एक दो पॉइंट्स हैं जो हमने अभी बाहर डिस्कशन की है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कितना बैंक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से कितना आपने एडजस्ट करवाना है, वो उस हिसाब से हम लोग बात कर लेते हैं। कहते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 7, एंटिटी पी एक्वायर्ड 40% ऑफ द equity share of entity A several years ago. The cost of the investment was 205,000. As at 31st December year 6 यानी कि 6 साल बाद entity A had made profit of
275,000 सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन। और उसके बाद फिर कहते हैं जनाब इन द ईयर 31 December 6 एंटिटी P sold goods to entity A at a sale price of 2 lakhs at a markup of 100% on cost. Goods which has cost entity A 30,000 were still held as inventory by entity A at the year end. एंटिटी P ने क्या किया जी, A के कितने परसेंट, 40% शेयर एक्वायर कर लिए, ठीक है। अब इसमें से आपकी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हुई है, कितने की ट्रांजैक्शन की है जनाब, 2 लाख रुपए की सेल्स आपने की है, प्रॉफिट उसका 2,75,000 का है। अभी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिलहाल हमारी डिस्कशन है जो ट्रांजैक्शन है। 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, किस रेट पे, 100% कॉस्ट का उसका मार्कअप है, और 30,000 की जो चीज़ें हैं वो उसके पास अभी पड़ी हुई हैं। 30,000 की चीज़ें जनाब अभी उसके पास पड़ी हैं उसके स्टॉक में। इसका मतलब क्या हुआ, अनरियलाइज प्रॉफिट किसके ऊपर निकलेगा, 30,000 के ऊपर निकलेगा। अब देखिए ज़रा कि जब हम लोगों ने वर्किंग 6 जो हम लोगों ने किया, ये वाली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन, ये जो हमने चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, इसके साथ हम लोग क्या सलूक करने जा रहे हैं, इसको मिटा दूँ, बल्कि ये तो सारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया, इसको मिटा ही देता हूँ। देखिए जी, ग्रुप रिटेन अर्निंग के एंड पे आप अगर वो डायरेक्टली माइनस करवा देते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट जब हम लोग करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन अपना एसोसिएशन हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें भी हमने उसका इफेक्ट शो करवाना है। तो हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन में उसका इफेक्ट शो करवाएंगे। किस तरीके से, जो हमने वर्किंग 6 की थी लास्ट में, वो हमने लिखा था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी जनाब, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 2,05,000 रुपये। इसमें एक चीज़ आती थी जिसको हम लोग कहा करते थे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन बेनिफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, वो 2,75,000 का 40%, ठीक है, जितने परसेंट उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो कितना बनेगा वो 2,75,000 का 40%, 1,10,000। ओके, अच्छा, इसके बाद अब जो उसने अनरियलाइज प्रॉफिट जनरेट किया, हमने कल की क्लास में डिस्कशन हमारी ये थी कि जब हम वर्किंग 6 ये वाली बना रहे होंगे तो उसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी आएगी, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट भी आएगा, और इसमें पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्रॉफिट भी आएगा, और डिविडेंड भी आएगा। उसमें आपने क्या क्या सलूक करना है वो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कशन कर ली थी, ठीक है। लाइक डिविडेंड को माइनस करवाएंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करवाएंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पोस्ट एक्विजिशन उसको हम लोग ऐड अप करेंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी कि अगर फेयर वैल्यू बढ़ रही है तो ऐड कर देंगे, लेस हो रही है तो माइनस, और नेगेटिव में जा रही है तो कम कर देंगे। अच्छा जी, और इसी तरह से अगर आपके पास इंपेयरमेंट लॉस आ गया तो इंपेयरमेंट लॉस को भी हम यहाँ पे माइनस करवाएंगे। तो जनाब अब हमारे पास एक तो एडजस्टमेंट ये वाली आ गई, दूसरा उसने कहा जी आपने इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन भी आपने की है। अब इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन में आपने अनरियलाइज प्रॉफिट जनरेट किया होगा, जिसके बाद हम लोग बताने जा रहे थे। कितने की चीज़ें पड़ी हैं जी, 30,000 की चीज़ें पड़ी हैं, इनके ऊपर रेट कितना है जी, 100 मल्टीप्लाइड बाय कितने कर देंगे, सॉरी ये 200 पे होंगी, और मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये जो भी आंसर आएगा इसका, अगर तो सब्सिडरी होती, जैसे हम सब्सिडरी में लेके रहे थे सारे के सारा लेके जाते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जितना इस पेरेंट का इन्वेस्टमेंट का शेयर है दैट इज 40%, तो इस अमाउंट का हम लोग 40% लेंगे, कितना बनेगा 6,000, ये हम लोगों ने करवाना है माइनस। अब पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट हुई ये वाली, कितनी एडजस्टमेंट हुई जी, 1,10,000 में से 6 तो 1,04,000 की एडजस्टमेंट हुई, ऐसे ही है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 3,09,000, ये जाएगा किधर, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन में।